मेरे फादर नाटक थिएटर कर रहे हैं जिसमें औरतें नाच रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, उन औरतों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो मेरे फादर को भी परिवार से एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया था। मेरी कोई सहेली मेरे घर में नहीं आती थी और हम उनके घर जाते थे तो वो बोलती थी तो वो तुम मत आया करो क्योंकि नाराज़ होते घर के लोग। इतने में कान के पास हैप्पी बर्थडे पुरी साहब ने धीरे से बोला। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे किस कर लिया। अब जीवन का पहला किस। शादी हुई, शादी के बाद 1-1.5 साल के लगभग उनकी ज़िंदगी में नंदिता चौधरी आ गई। इन्होंने मुझे लंदन से फ़ोन किया रात को कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादती की, मैंने बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। वहाँ से निकले हैं, अब वहीं जाएंगे। हाल ही में एक बुक प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक है यूं गुजरी है अब तलक, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक आत्मकथा है सीमा जी की, यानी कि सीमा कपूर जी की, जो आज हमारे साथ हैं और बहुत सारी बातें करने वाली हैं। सबसे पहले इस किताब के बारे में बात करेंगी और भी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बात करेंगी। तो हेलो सीमा जी, वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और इनवाइट किया अपने घर पे आज। वेलकम। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने थोड़ी शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश की और इसके पीछे का रीज़न ये है सीमा जी कि मेरे को जितना पता है और जो मैंने अब तक देखा है इस किताब में, उसमें बहुत ही अच्छी भाषा का आपने प्रयोग किया है। शुक्रिया। मैं भाषा जो बोलचाल की है उसी को मैंने रखा है। ज़्यादा जैसे उर्दू में बोलते हैं दकीक और हिंदी में बोलते हैं क्लिष्ट और डिफ़िकल्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया मैंने, जिससे कि आप हर कोई समझ सके और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसने जो लिखा है, उसकी जो बात है वो लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक पहुँचने के लिए सरल भाषा का प्रयोग होना ज़रूरी है। और भाषा के साथ साथ उसमें एक विट, एक हास्य और अपनी जो बात कहते हैं उसमें एक मैंने कोशिश की है कि अपनी फ़िलॉसफी भी कह सकूं, ज़िंदगी की जो फ़िलॉसफी है मेरी। तो इसलिए लोगों को पसंद आ रही है, तो लोगों का भी शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। पसंद नहीं आ रही है बल्कि पूरी तरह से वायरल हो चुकी है और खूब सराह रहे हैं इस किताब को, और उससे ज़्यादा सराह रहे हैं कि आपने इतना बोल्ड स्टेप लिया अपनी आत्मकथा लिखने का, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती है आत्मकथा लिखना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, पहली बात तो ये किताब आपकी और मैं आपके हाथ में रहेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये मेरे हाथ में जी, ये जो इंस्पिरेशन था कि चलो आत्मकथा लिखते हैं, ये कब आया और क्यों आया? मैंने ऐसे कुछ सोच समझ के नहीं लिखने की शुरुआत की, लेकिन मैंने सबको बताया है कि कुछ घटनाएं ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं जो जिनकी तकलीफ़ें, जिनका पेन आप अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि आप उन्हें और दुखी नहीं करना चाहते जी। लेकिन मुझसे वो सहा नहीं जा रहा था, तो मैंने, ये बात है आज से कोई 35 साल पहले की, तो मुझे लगा कि अगर मैं वो इमोशंस अंदर अंदर रखूँगी तो बहुत तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो मैंने लिखना शुरू किया था। तो बस ऐसे शुरुआत हुई। फिर मुझे ये लगा कि इतना अनुभव है हमारी, इतनी लंबी ज़िंदगी है, 65 साल की ज़िंदगी है, और बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी अनयूजुअल सी ज़िंदगी है, आम जिंदगियों से बिल्कुल हटके है। जैसे हमारी फिल्मों में बोलते हैं ना, हटके है सब्जेक्ट। कहाँ से, मतलब एक तो या तो गरीबी की तकलीफें होती हैं, हाँ, या फिर अमीरी की तकलीफें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें पूछा जाए कि आप मिडिल क्लास की हो, लोअर मिडिल क्लास की हो, अपर क्लास की हो, कि आप कौन से सर्वहारा वर्ग की हो, हम बता ही नहीं सकते आपको। आप कहाँ की हैं,
आप यूपी की हैं, एमपी की हैं, राजस्थान की हैं, कहाँ की हैं, आप हमारी भाषा से आप ये नहीं वो कर सकते हैं कि हम बिहार से हैं, कि हम राजस्थान से हैं, कि एमपी से हैं। तो वैसे ही ज़िंदगी है हमारी। तो जो भाषा का आपने प्रयोग किया है, क्योंकि आपने भाषा का मेंशन किया, तो इसमें उर्दू का भी थोड़ा सा टच है, क्या क्या है इसमें? जी, अपनी जो बोलचाल की भाषा है, भारत की जो भाषा है वो एक्चुअली हिंदवी है, उर्दू और हिंदी मिक्स भाषा है। हम लोग जो बोलते हैं, आपको मालूम भी नहीं है कि हम बहुत सारे शब्द फारसी के इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे शब्द संस्कृत के इस्तेमाल करते हैं, फारसी में बहुत सारे शब्द संस्कृत के हैं। तो ये जब लश्करी भाषा बोलते हैं, छावनी जो होती थी ना सैनिकों की, हाँ। तो उर्दू जो है वो लश्करी ज़बान है। हाँ। जब मुग़ल आए तो सैनिक जो छावनी लगी, अब यहाँ के लोगों से वो कैसे इंटरेक्ट करें, उनकी जो ज़बान थी वो फारसी और जो भी रही होगी, तो वहाँ से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे उर्दू कहते हैं। फिर धीरे धीरे होते वो हिंदी और खड़ी बोली और ये सारी चीज़ें मिलके एक वो बहुत खूबसूरत सी ज़बान हिंदी बन गई जिसमें उर्दू भी है और सब है। जब आपने सोचा कि इस किताब को अब पब्लिश करना है, दुनिया के सामने लाना है, थोड़ी भी झिझक थी? झिझक नहीं थी, एक झिझक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जब मैंने लिखा तो बिल्कुल डर भी नहीं था मुझे कि बहुत सारी चीज़ें जो परिवार को भी नहीं मालूम है वो पब्लिक हो जाएंगी, और जो समाज में महिलाएं जिन चीज़ों को छुपाती हैं जी, वो उजागर हो जाएंगी। और इसमें कहीं ये भी मन में नहीं था कि आप कई बार प्रसिद्ध होने के लिए आप कुछ चीज़ें करते हैं कि आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी बाहर लाना चाहते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ, वो भी नहीं था। मैंने बहुत अच्छी तरह एनालिसिस किया और ईमानदारी से बोल रही हूँ, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, कि वो सब नहीं था। लेकिन ये था कि मेरी ज़िंदगी अगर लोगों के सामने आए और इतने झंझावात और इतनी तकलीफ़ों और अलग अलग तरह के इमोशंस से जो गुज़री है, अगर किसी को पढ़ के उससे प्रेरणा मिले और फिर भी ये कह सके कि फिर भी हम मुस्कुराते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सार्थक हो जाएगी। इसलिए ये मंशा हुई कि जो लिखा हुआ था इतने सालों से उसको पब्लिश भी किया जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ राजकमल प्रकाशन की कि मैंने जैसे ही अशोक माहेश्वरी जी को मैंने आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने उनको अपने कुछ एक्सर्प्ट्स भेजे थे, व्हाट्सएप किए थे। जी। उन्होंने फ़ौरन वो तैयार हो गए कि इसको छापते हैं। तो मैंने कहा देखिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी हैं इसमें, देखिए बोले हमें डर नहीं, जब आपको डर नहीं तो हमें क्या डर है। तो ये सबसे बड़ा इसमें प्रेरणा का स्रोत आपका कौन रहा किताब छापने में, स्पेशली सबको इकट्ठा करके और अब पब्लिश कर देना है? कोई था जिसने आपको बहुत सपोर्ट दिखाया? नहीं, ऐसे तो मैं ही प्रयास कर रही थी और सपोर्ट तो राजकमल का था और सपोर्ट मेरे अपने अंदर का। फैमिली में तो मैंने किसी को नहीं बताया था। हाँ, क्या बात कर रही हैं? मैंने किसी को नहीं बताया था। अच्छा, अभी तक मेरे परिवार में किसी ने पढ़ी भी नहीं है किताब। क्यों? लेकिन गुस्से में नहीं पढ़ी है कि टाइम नहीं मिला? नहीं, हमारे परिवार में सब लोग जो हैं बहुत ईमानदार हैं जी, और ज़्यादातर सच पे रहते हैं और उनको और एक दूसरे को स्वतंत्रता भी देते हैं और स्वतंत्रता के वो भी हैं, कायल भी हैं, अपनी भी और दूसरे की भी। तो उनको ये एतराज़ नहीं होगा कि मैंने ये क्यों लिखी। उनको मालूम है मैं जिम्मेदार हूँ अपने प्रति भी, उन लोगों के प्रति भी, परिवार के प्रति भी। मुझे लगता है अभी पूरा परिवार हमारा जो है, अभी 4 बहन भाई जो रह गए हैं, इवन मेरी भतीजी भी, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सेंटिमेंटल होने की हद तक। तो कई बार क्या होता है कि आप उन जो बचपन है
और माता पिता, और वो उस फेज में जाना नहीं चाहते कई बार आपके, क्योंकि वो बहुत दुखी करता है वो यादें। तो ये लोग जब जैसे ही थोड़ा सा वो संभालेंगे अपने आप को तो ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अनु भैया को, मेरे बड़े ब्रदर जी अनु कपूर जी, उनको 2-3 बार बोला कि मैं सुनाती हूँ, एक पैरा तो पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ। 2-3 बार उन्होंने टाला। फिर एक दिन मैं उनके घर गई हुई थी, तो खाना खा रहे थे, उस दिन थोड़े इमोशनल हो रहे थे। बोले जब मैं खाना खाने लगूँ ना तो तू मुझे सुनाना। मैं सुना रही थी और अचानक मैंने देखा तो ज़ारो कतार रो रहे थे। ओह, तो वो बचपन, माँ मौसी सब लोग याद आते। फिर मैंने ऐसे ही बड़े भाई को भी एक मैंने कहा आप पढ़ेंगे नहीं, मेरे से सुनिए ना ज़रा। हाँ। तो वो भी फपक के रोने लगे, क्योंकि सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो ख़त्म हो गया है, जो थिएटर कंपनी ख़त्म हो गई, जो माता पिता हैं वो ख़त्म हो गए, मौसी ख़त्म हो गई, कोई नहीं है उस तरह से। तो वहाँ उस जोन में जाना ना बहुत मुश्किल। जब मैं लिख रही थी तो मेरे लिए भी लिखते लिखते भी कितने आंसू टपके हैं, मुझे याद है। क्योंकि आप जब लिख रहे होते, वो जो यादें उनको रीलिव कर रहे हैं, दोबारा से उनको जी रहे होते। अभी ये जब छप के आई है, आप बिलीव करेंगी, उन्होंने कई बार मुझे बोला, मेरे प्रकाशक ने, राजकमल वालों ने, कि एक बार आप ग्लांस कर लीजिए, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ आपको ऐसा है तो जो सेकेंड एडिशन जो अभी निकल भी गया है उनका, जो आगे निकालेंगे, काफ़ी बिक गई हैं उनके, तो उसमें कहीं कुछ एरर तो नहीं है ना हिंदी में या ना मात्राओं में। मेरी अब हिम्मत नहीं है, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। क्योंकि आप दोबारा से वो पढ़ रहे हैं, दोबारा से आपको उसी दौर में जाते हैं आप, क्योंकि जो लोग नहीं रहे उनकी याद है। तो ये मेरे ख्याल से वो चैप्टर होगा जहाँ आपका बचपन और माता पिता के बारे में आपने बात की। सारा ही पूरा बचपन है। उसके बाद मेरी थिएटर कंपनी है बाबूजी की, उसके जो लोग थे 250-300 हमारे कंपनी में जो लोग थे, वो उन्होंने गोदी में खिलाया था। वो कलाकार, वो सर्कस के कलाकार और वो नाटक कंपनी के कलाकार, वो भी परिवार ही थे। वो भी एक्सटेंडेड फैमिली जिसे बोलते हैं कि आपका विस्तार हो गया आपके परिवार का। तो वो मैं तो अभी भी जो चले गए हैं वो लोग, या जो गुम हो गए हैं लाइफ से, उनको याद करके अभी भी हम लोग कभी बहन भाई आपस में बैठ जाते हैं तो याद करते हैं, तो आंसू उनके लिए बहा देते हैं हम। तो बहुत मुश्किल होता है उन यादों की रह गुजर से गुजरना। जी सीमा जी, आपने कहा थिएटर और सर्कस, ये मतलब थिएटर तो चलिए आजकल लोग कर रहे हैं, और अब थोड़ा मुझे लगता है कि लोग अब समझ रहे हैं कि थिएटर की वैल्यू क्या है। लेकिन ये सर्कस जो है वो हम सुना करते थे बचपन में, या कभी कहीं मेले में लग गया तो पता चलता था कि यहाँ पे सर्कस लगा है। प्लीज़ मुझे ना थोड़ा और जानना है आपके बचपन के बारे में। जब आपने होश संभाला तो आपके आसपास क्या था, क्या कंपनीज थी, आपके पिताजी माताजी किस तरह से थे, और किस माहौल में आप पढ़ी बड़ी हैं? बहुत ऐसा सवाल पूछा है कि उस पर तो मेरे 200 पेज 300 पेज ख़त्म हो गए हैं। बहुत लंबा चैप्टर है। लेकिन मेरे जो ददिहाल था वो आर्मी ऑफिसर्स का था जी, और ननिहाल जो था वो कलाकारों का था। और दोनों ही संपन्न परिवार थे। मतलब भेरे जैसी जगह पे मेरे दादाजी रहते थे, जो पाकिस्तान में अब आ गया है। वो इलीट क्लास ही वहाँ रहा करती थी। अभी हम गए थे, मैं और पुरी साहब 2012 में। तो संपन्न थे फाइनेंशियली, बहुत मतलब संपन्न से भी थोड़ा ऊपर अच्छे खासे थे। मेरी मदर के पास तो जो जिस रंग की साड़ी होती थी उसी रंग के उनके वो सच्चे, उस ज़माने में तो आर्टिफिशियल कुछ होता नहीं था, तो हीरे मोती ज़मुर्रद और पता नहीं क्या क्या जो हमने कभी सुने नहीं हैं, वो उनके सेट हुआ करते थे कि पूरे के पूरे, और बहुत अच्छा कंडीशन थी। तो थिएटर कंपनी जो थी हमारी जी, उसमें काम करने नाटक के जो कलाकार थे तो उनके परिवार होते थे जी।
और 250-300 लोग होते थे वो, और हमारे बहुत बड़ा एक जगह ले ली जाती थी, उसके पूरे कनात जो है ना उसको एक कपड़े होता था कुछ मार्केट टाइप, उससे पूरा सराउंड कर दिया जाता था, और अंदर टेंट्स होते थे। हाँ। अंदर स्टेज होता था। हाँ। ऑडियंस के बैठने की जगह होती थी। हाँ। फिर उसी में मतलब इतना बड़ा होता होगा वो मैदान जहाँ पे उसी के अंदर एक जगह पे सर्कस। तो एक जमाने में तो जैसे कार्निवाल्स होते थे ना, उस तरह का मेरे फादर का था। उसमें चाइनीज ट्रुप थे और अफ्रीकन वो थे, ट्रपीज हुआ करती थी जो रस्सी पे चलना, वो बहुत बड़े लेवल पे था। फिर धीरे 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 सर्कस छोटा होता गया। तो हमारे यहाँ जो जगलर थे वो उस जमाने में कमला सर्कस और जेमिनी सर्कस, दो बहुत बड़े जेमिनी का नाम मैंने सुना है। हाँ, और कमला सर्कस भी बहुत बड़ा सर्कस जी। वहाँ के कलाकार थे, जगलर थे। हाँ। राघव बाबा जिन्हें हम बोलते थे, बहुत मशहूर जगलर थे वो हमारे यहाँ थे। श्यामलाल जिन्हें हम शामू मामा कहते थे, वो बहुत अच्छे सर्कस वो करते थे और वो बहुत अच्छे जोकर बनते थे और उनके बड़े आइटम होते थे। वो ट्रेनर थे एक्चुअली, वो सबको ट्रेन करते थे। तो शामू मामा जिस तरह के उनके वो थे, तो मेरे रंजीत भाई बोलते हैं कि हमने बाद में देखा कि चार्ली चैपलिन का जो स्टाइल था, शामू मामा ने तो कभी चार्ली चैपलिन देखे नहीं होंगे उनकी फिल्में, लेकिन वो शामू मामा करते थे। अच्छा जी, और बहुत अच्छे कलाकार थे। तो इस तरह के बहुत सारे कलाकार थे। मैंने कहा ना 250 तो ये लोग थे और मेरे ख्याल से 100 के करीब सर्कस वाले थे। तो ये सब चीज़ें थी। वो दूसरी बात है कि समाज में थिएटर को अच्छा नहीं समझा जाता था। उस टाइम पे तो वैल्यू नहीं थी, और अगर जितना मैंने पढ़ा है कि राजा हरिश्चंद्र जैसी जो मूवी बनी थी उसमें फीमेल कैरेक्टर का रोल भी मेल ने किया था, मेल ने किया था, क्योंकि लोग अलाउ नहीं करते थे कि फीमेल्स जाके एक्टिंग करें। और तो मेरे फादर इतने बड़े ख़ानदान के होके भी, कपूर ख़ानदान राजा रणजीत सिंह के और हरि सिंह नलवा के ख़ानदान से हैं, हम इतने उस तरह के ख़ानदान से आके, और मेरे फादर नाटक थिएटर कर रहे हैं जिसमें औरतें नाच रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, उन औरतों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था जी। तो मेरे फादर को भी परिवार से एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया था। मेरे फादर, मेरी मदर को ससुराल में कोई सम्मान नहीं मिला। अब सम्मान करते हैं क्योंकि अब सिनेरियो बदल गया है, अब मान्यताएं बदल गई हैं, अब फिल्में और वो हर ख़ानदान का बच्चा चाहता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा फिल्मों में आए। तो अब वो सारी धारणाएं और समाज की मान्यताएं सब बदल गई हैं जी। लेकिन जब मान्यताएं ऐसी थी कि समाज में थिएटर की औरतें जो हैं नाचने गाने वालियाँ होती हैं, कोठे वालियाँ होती हैं, उनको मैंने और मेरी माँ ने बहुत भुगता। अच्छा। क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए जिन भी जगहों पे रहे, हाँ। तो लोग बोलते थे नाचने गाने वाले लोग हैं, थिएटर कंपनी नाटक नौटंकी वाले लोग हैं। तो मेरे घर में मेरी कोई सहेली मेरे घर में नहीं आती थी। अच्छा। हम जो स्कूल में मिलते थे, हाँ। वही दोस्ती होती थी, और हमारा स्कूल बहुत दूर था जी। जंगल और खेतों से जाना पड़ता था, 6-7 किलोमीटर दूर था। तो बस वो जो रास्ते की दोस्ती है और स्कूल की दोस्ती, और बच्चे और हम उनके घर जाते थे तो वो बोलती थी पिताजी या बाबूजी या अब्बा। नसीम एक सहेली थी मेरी, तो वो तुम मत आया करो क्योंकि नाराज़ होते घर। हाँ। तो एक उपेक्षा, और उस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन उपेक्षा तो हर बच्चे को बिल्कुल वो होती, तो तकलीफ होती थी। माँ मेरी यंग थी और बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो उनका रंग तो ऐसा था कि मैंने इसमें डिस्क्राइब भी किया है
कैसा लगता था मैदे में हल्का सा सिंदूर ना गूंद दिया, ऐसा उनकी, और ऐसी पतली स्किन थी जिसे चमकती थी, बहुत सुंदर थी वो फिल्मों में। एक बार मैंने पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी, पहले मैंने देखी नहीं थी कभी, वो फिल्म दर्द करके एक फिल्म थी, मुन्नवर सुल्ताना उसकी हीरोइन थी। अरे मैंने कहा माँ कहाँ से आ गई, वो बिल्कुल मुन्नवर सुल्ताना लगती थी जी। तो बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन समाज में एक तो हुआ क्या था, थिएटर कंपनियाँ जैसे जैसे फिल्में बढ़ने लगी, थिएटर कंपनियों के दर्शक कम हो गए, तो कंपनियां बंद होने लगी। जो कंपनियां बंद हो गई उनके विस्थापित कलाकार बाबूजी के पास आ गए, क्योंकि मेरे बाबूजी लाहौर डीएवी कॉलेज के पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे, और बहुत सारे लीगल उसमें वो सहायता भी कर देते थे दूसरी कंपनी वालों की जी। क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, अंग्रेजी उनकी ज़बान थी, अंग्रेजी और उर्दू। उस ज़माने में दो ही भाषा चलती थी, उर्दू या अंग्रेजी। तो मेरे फादर को अंग्रेजी और उर्दू दो ही भाषा आती थी। तो कलेक्टर वगैरह से जब परमिशन लेनी होती थी तो मेरे फादर को वो लोग रिक्वेस्ट करते थे, इन लोगों की हिम्मत नहीं कलेक्टर के सामने जाके बात करे। और फादर मेरे जाते थे तो कलेक्टर खड़े हो जाते। अच्छा। मेरे फादर ने एक केस लड़ा था अगेंस्ट कलेक्टर, कोटा कलेक्टर। अच्छा। वो है उसमें, और खुद ने ही वो अपना केस लड़ा था, वकील नहीं किया था। अच्छा। और जीते थे। वाह। तो वो जो उपेक्षा थी समाज में, माँ ने ज्यादा, इसलिए हम तो बच्चे थे, माँ यंग थी। तो जो स्त्री यंग होती है वो अगर नाटक कंपनी की ना भी हो, और जब थिएटर कंपनियां बंद होने लगी, फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आ गए, जो अभी मैं बता रही थी ना कि जितने जमुर्रद और जवाहरात थे सब बिक गए, जरी की साड़ियाँ थी वो उनको जला जला के वो सोना बेचा गया, और उससे बाबूजी तनख्वाह देते थे कलाकारों की, क्योंकि बाबूजी मेरे बहुत स्वाभिमानी भी थे, बहुत मददगार थे। वो कहते थे ये लोग कहाँ जाएंगे। तो उसमें कर्जे हो गए, कर्जे के बाद क्या हो, तो घर की चीज़ें बिकने लगी जी। सब चीज़ें बेच के भी वो चाहते थे कि किसी तरह ये मेरे 250 जो लोग हैं, 250-300 जो हैं, उनको मैं बचा सकूं जी। लेकिन दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को सिवाय कलाकार, मतलब एक्टिंग के, गाने के, नाचने के, उनको और कुछ नहीं आता था। पढ़े लिखे भी नहीं थे जो कलाकार जो लोग थे, तो उनको कुछ और स्किल्ड, कुछ किसी तरह का कोई और काम नहीं आने की वजह से वो, और नाटक कंपनियां बंद हो गई, तो बाबूजी उनको संभाल नहीं पाए, तो हमारे एक एक चीज़ बिक गई। तो ऐसे में जब आप फाइनेंशियली बिल्कुल क्राइसिस में होते हैं, रोटियां नहीं बन रही हैं 2-2, 4-4 दिन तक आपके घर में, और आपकी माँ, फादर आपके थिएटर कंपनी में, आप 4 बच्चों के साथ माँ रह रही हैं, और वो 30-32 साल की हैं, 35 साल की हैं, तो एकदम यंग ही होते हैं। तो समाज की दृष्टि कैसी बुरी होती होगी उन पे। तो कितनी जगह तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी इस वजह से, थप्पड़ मार देती थी, क्योंकि वो बड़ी रॉयल फैमिली की थी। मेरे नाना टीकमगढ़ रियासत में दीवान थे, इतने बड़े, उनका बचपन ही टीकमगढ़ की राजकुमारियों के साथ खेलते बीता था। इतना वो सब देख के आज आपके घर में 4-4 दिन रोटी नहीं बन रही है, और आप समाज से उपेक्षित हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड की नाटक कंपनी, मेरी मदर को पसंद नहीं था नाटक कंपनी, लेकिन उस ज़माने में महिलाओं का उतना ये नहीं होता था कि भाई आप डिसीजन मेकिंग में नहीं होता था। नहीं, और वो कैसे उनके शौक को फादर के कैसे वो कहें कि नहीं अलग होने वाली तो कोई रिवाज ही नहीं था जी, है ना। जी, जी। और अलग हो भी क्यों, वो बाबूजी को बहुत प्रेम करती थी, आखिरी तक उन्होंने बहुत सेवा की बाबूजी की। तो ये सब चीज़ों की वजह से माँ ने बहुत समाज की जो कुदृष्टि होती है, बुरी नज़र पुरुषों की, वो उन्होंने बहुत झेली होगी। हम तो बच्चे थे, लेकिन हमें समझ में आता था कि क्यों नाराज़ हो रही हैं वो, क्यों किसी को घर से निकाला, क्यों ये आ रहा है, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है।
समझ आती है 10-12 साल के बच्चे को भी। बिल्कुल। तो आज जो लोग उस ज़माने में हमें नौटंकी की औरतें समझते थे, आज वो दादा दादी बन गई हैं, अपने पोता पोतियों को लेके आते हैं कि अन्नू जी के सीरियल में या आपके सीरियल में इनको ले लीजिए। तो देखिए कितना समय बदल गया है। और महत्व ये होता है कि उस समय उसकी वैल्यू नहीं थी, अब उसकी वैल्यू देखिए। अब तो मुझे लगता है सीमा जी कि जो एक्टर्स थिएटर बैकग्राउंड रखते हैं उनको ज़्यादा भाव दिया जा रहा है। बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं थोड़ा आपके बचपन के बारे में और जानना चाहूँगी, जो आपने मेंशन किया हुआ है किसी सहेली के भाई द्वारा जो आपके ऊपर जो थोड़ा जो सही नहीं था, नज़र सही नहीं थी, क्या था एग्जैक्टली और इसका आपके जीवन पे कितना असर पड़ा? और कितने साल की थी आप उस समय? मैं 5-5.5 साल की रही हूँ। और तो मैंने इसमें ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, चाइल्ड अब्यूज़ जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ इस कारण लिखी, मैं छुपा सकती थी, नहीं भी लिख सकती थी, किसी को मालूम ही नहीं जी। और बहुत सारी चीज़ें तो शायद मेरे घर के लोगों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि उस वक्त बच्चे के पास एक तो लैंग्वेज नहीं होती, ज़बान नहीं होती है कि किस भाषा में ये बताए कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और उस समय का बच्चा, आज से 60 साल पहले का बच्चा, बड़ों की इज्जत करना, बड़े कभी गलत नहीं होते हैं, बड़े कभी ये नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ जो हुआ वो तो आपको अच्छा नहीं लगा, वो तो खराब लगा, वो पेनफुल था, जो भी था। और आप वो राक्षस था, ना मैंने उसका राक्षस ही रखा है कि जो हम सपने में बच्चे राक्षस देखते हैं जी, तो वो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग जो होते हैं जो बच्चों पे खराब रखते हैं। तो उसकी वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं भय जो था और डर जो था सहम गई थी मैं जी। तो मैं तो स्कूल में अगर जो सवाल का जवाब मुझे आता है तो मैं वो भी नहीं दे पाती थी, सदमा जैसे लग गया। हाँ, तो और मुझे लगता था कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार बोलने की कोशिश भी की। अच्छा। हाँ, कि मैं बोलूँ और उसका कुछ बहुत अच्छा ऐसा रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो बच्चा मन पे जब एक छाप पड़ जाती है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो आपका जो पूरा डेवलपमेंट है वो आपके 5 से 6 साल की उम्र तक जो हो जाता है वही हो जाता है जी। तो वो आपको वो जो 6 साल हैं वो आपके बड़े क्रूशल होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हर चीज़ उन 6 सालों में होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लिख के मैंने ये सोचा है कि जो माता पिता एक तो बच्चों के साथ इतने खुल जाना चाहिए उनको, इतना मित्रवत हो जाना चाहिए, एक डिस्टेंस रखते हुए। माता पिता हैं, उनके एक रहता कि बच्चा कम से कम कुछ कहने में डरे नहीं, अपनी बात कह सके, किसी बुरे को बुरा कह सके। अगर वो बड़ा है और आपका परिवार का सदस्य है या परिवार के बहुत क्लोज होने के बावजूद, उसमें इतनी हिम्मत माँ बाप को देनी चाहिए कि वो कह सके जी, जी। कि ये इसने गलत किया है मेरे साथ। बट क्या ये बात थोड़ा भी माँ बाप को, भाई बहन किसी को आपने बताई थी? नहीं। या दोस्त को? नहीं, मेरे तो ऐसे कोई दोस्त, मैंने बताया, दोस्त तो उपेक्षा में ही जी रहे थे हम, उनसे क्या बोल के मतलब एक तरफ तो गाने नाचने वाले समझे, फिर उसके बाद ये कि जी इनके साथ ये हुआ, तो वो तो खैर दोस्तों में तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती थी। भाई वगैरह सब 2 भाई, रंजीत भाई और अन्नू भाई जी, ये मुझसे बड़े थे, तो हमारे यहाँ तो बड़े को तुम बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल इतनी डिस्टेंस आ जाती है। छोटा भाई तो मुझसे 6 साल छोटा था, वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था एक इंसिडेंट के टाइम, बाकी तो वो छोटा था, तो उससे क्या शेयर करती हूँ। और माँ बाप रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए थे, तो मैं नहीं कह पाई किसी से, इस किताब में कहा
तो ये किसी ने पढ़ के, आपके फैमिली मेंबर ने आपको एक कॉल किया इस चैप्टर का? तो अच्छा, अभी तक पढ़ा ही नहीं है। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि वो जोन में जाना ही नहीं चाहते। काफी दर्दनाक है ना, क्योंकि हाँ, आपने आत्मकथा लिख दी है। हाँ, तो वही है, अनुभया ने तो बोला ना कि ये दुखों का कच्चा चिट्ठा है मेरी। उन्होंने अपनी बहन के सारे उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे। अच्छा, ये बताइए, जो फाइनेंशियल थे, जब आपने मेंशन किया कि रोटी के लिए गुजारा कर रहे थे, तो क्या ही शेयर करी, ये स्थिति कब सुधरी? अभी तक नहीं सुधरी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। हाँ। मैं बताती हूँ, ये स्थिति बहुत सालों तक रही है। क्या है कि बहुत बड़ी थिएटर कंपनी थी। अभी किसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, सारा उसने उसी में लगा रखा हो, वो डूब जाए और बिल्कुल आप दिवालिये हो जाएं, तो एक तो दिवालिये होना, एक तो जीरो से स्टार्ट करना और बहुत ज्यादा माइनस से स्टार्ट करना जी। माइनस मतलब ढेर सारे कर्जे जी। जो आप शिवपुरी में माँ ने मेरी नौकरी की तो उनकी तनख्वाह थी 150 रुपया महीना, जिसमें हमारा घर चलता था। बाबूजी, मैं, मम्मी, और अच्छा हमारी गरीबी ऐसी थी कि 2-4 नौकर रहते ही थे। हमारी थिएटर कंपनी के नौकर रहते थे, वो कभी गरीबी में छोड़ के गए ही नहीं हमें। ये अच्छी चीज़ है ना। एक सर्वेंट थे हमारे, वो गढ़वाल के थे जी। तो वो उन्होंने जब ऐसी नौबत आ गई तो माँ ने और बाबूजी ने उनसे कहा कि भाई तुम अब जाओ। बाकी और लोगों से भी कहा कि तुम लोग को हम किसी और जगह नौकरी करवा देते हैं, तुम लोग जाओ किसी होटल में लग जाओ, ये है वो है। तो 2-3 लोग, गंगा सिंह भैया बोलते थे हम उनको, क्योंकि बड़े अच्छा, थे जी। ना, उस वक्त 17-18 साल के रहे होंगे जी। और एक थे लच्छू मामा, जिनको मामा, हमारे यहाँ ये था कि जो भी बड़ा है उसको कोई ना कोई संबोधन आपको देना पड़ता। हाँ। तो वो लच्छू मामा, परसराम भैया, गंगा सिंह भैया और गोवर्धन भैया, ये 4 जो लोग थे। गोवर्धन भैया मेरे फादर के खानसामा थे। अच्छा। खाना बनाने में। अच्छा। तो वो जिस तरह का खाना बनाते थे, या तो मदर बना सकती थी या गोवर्धन भैया, तो वो लोग जो थे उन्होंने छोड़ के ही नहीं गए। तो गंगा सिंह भैया ने तो एक गजब बात ये की कि एक बार वो चले गए, उन्होंने एक कैसे करके चुस्की का, आइसक्रीम का ठेला लगा लिया। अच्छा। चूंकि नाटक कंपनी में काम किया था तो वो कुछ ऐसी वो टीटी बजाते थे। हाँ। कि सारी लोग बच्चे वो है ना म्यूजिक में वो पत्ते से, हाँ, पत्ते को वो करके ना वो बजाते थे म्यूजिकल। हाँ। तो सब लोग बच्चे ना उन्हीं की उस पे आते थे। अच्छा। और फिर कभी मजदूरी मिल गई उनको, बोरियां ओरियां करके आते थे और शाम को मम्मी के हाथ में पैसा रख दिया। मम्मी बहुत रोई कि मतलब जिनको हम तनख्वाह देते थे आज वो बच्चे हमें दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा हम नहीं लेंगे। तो बोले यही तो मेरे मथान के दिन है। तो मम्मी ने कहा मथान क्या होता है? बोले जैसे रंजीत भैया देने जाते ना स्कूल में, आप दही शक्कर खिलाती है। मम्मी ने कहा इम्तिहान, अच्छा, परीक्षा के दिन है। उनका कहने का मतलब था हाँ। ये मेरे परीक्षा के दिन है। आपने हमें इतने सालों नौकरी और सम्मान के साथ, प्यार के साथ आपने हमें रखा, और अब आपका बुरा समय आया तो हम कैसे चले जाए? तो हमारी गरीबी ऐसी थी कि भूखे हैं तो 4 नौकर तो हैं ही। गरीबी की अमीरी है ये। गरीबी की अमीरी है जी। और बाबूजी, माँ मेरे उनसे हाथ जोड़ जोड़ के कहते थे कि भैया चले जाओ, हम अगर 2 रोटी का इंतजाम करते हैं तो 4 बच्चे हैं तो सबको खिलानी पड़ती थी, उनको भी खिलानी पड़ती थी। मैंने कहा नहीं हम भूखे रह जाएंगे, गुड्डो को खिला दीजिए, डोनी को खिला दीजिए, रंजीत को खिला दीजिए। तो अजीब, मैं कह रही हूँ ना कि ये लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है कि कैसी गरीबी और कैसी अमीरी, और खाना नहीं है, कुछ नहीं है, चल रहा है। मेरे ख्याल से वो गरीबी के दिन जो अमीरी आपको दिखाए, जो लोगों का साथ,
कि आप जैसा कि आपने मेंशन किया कि हम रोटी का जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी देखिए आपके पास 4 सर्वेंट हैं और वो सब एक साथ हैं, फैमिली है। तो उससे बड़ी अमीरी तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना, कि कोई नहीं गया किसी भी हालत में। सबसे पुराने जो थे लच्छू मामा जिनका मैं जिक्र कर रही जी, वो अभी 2024 में, वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे। अच्छा, 2024 में ऑलमोस्ट 90 के होके मरे। गए नहीं उन्होंने, शादी भी नहीं की, हमारे यहाँ ही भी रहे और यही आखिरी सांस ली। और जब वो 10 साल के थे तब बाबूजी ने उनको कंपनी में रखा था। अच्छा, मतलब पूरा जीवन ही यहाँ व्यतीत हो गया उनका। ऐसे बहुत सारे लोगों का जीवन यहाँ व्यतीत हो। सीमा जी, वैसे तो पूरी किताब आपकी फेवरेट हो गई और अब सबकी फेवरेट बन चुकी है, लेकिन फिर भी एक ऐसा चैप्टर जो आपके दिल को छू जाए। पूरी ज़िंदगी मेरे दिल को छूती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतने टर्मोइल और इतनी झंझावातों से जूझने के बावजूद मैं मानती हूँ कि बहुत सुंदर ज़िंदगी है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है आपकी। हाँ, ना बहुत बहुत खूबसूरत है। बहुत ऐसे ऐसे अनुभव हैं। देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी में आपको राक्षस 1-2 मिलते, लेकिन उन 0.1% लोगों की वजह से 99.9 जो लोग आपको मिले होते हैं वो बहुत अच्छे मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, हमने बचपन की बात कर ली, थोड़ी अप्स एंड डाउन्स की बात कर ली, बचपन वाली। प्यार कब हुआ सीमा जी को? अरे बाप रे प्यार तो जवानी में ही होता है, और कब होगा? बट वो लम्हा भाई, हमने गरीबी देख ली, अमीरी देख ली, लेकिन ये भी तो एक मुद्दा है जिसको हम आत्मकथा में नहीं बख्श सकते हैं। बिना उसका जिक्र किए आत्मकथा कैसे कंप्लीट होगी? क्योंकि ये तो लाइफ का प्रोसेस है ना। तो ये प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, जो भी आप एक नाम ले लें, ये कब हुआ? 79-80 में यहाँ आई थी मैं। तो पुरी साहब से मिली, ओमपुरी जी से। जी। मेरे बड़े ब्रदर एक प्ले कर रहे थे, बिच्छू मॉलियर का। जी। तो उसमें पुरी साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि इंडस्ट्री में थोड़ा सा ना आप थिएटर से लोग आपको जानने लगते हैं ना। आप नाटक करेंगे तो जगह जगह फोटो देके और स्ट्रगल करने से तो अच्छा है कि एक प्ले कर दिया जाए, उसमें काफी डायरेक्टर वगैरह सब आते हैं। जी जी। तो रंजीत भैया उन दिनों स्टार डायरेक्टर हुआ करते थे नाटक के, गोल्ड मेडलिस्ट थे NSD से, और उनका बहुत नाटक में नाम था। उनके नाटक की मतलब जब उन्होंने पहले एक रुका हुआ फैसला किया था, तो शबाना हो, चाहे शबाना जी हो, चाहे नसीर भाई हो, और जितने भी ये लोग थे समानांतर सिनेमा के, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि रंजीत तुम फिल्म बनाओ, हम काम करेंगे, जबकि ये लोग स्टार थे। तो वो स्टार डायरेक्टर थे। तो पुरी साहब ने कहा कि रंजीत मेरे लिए एक प्ले करो, और उसमें पुरी साहब ने मेन रोल किया था, प्रोटैगनिस्ट, जो रहमत करके था, और वो लाइट था जी, बहुत कॉमेडी था जी। तो उस वजह से रंजीत भाई ने ही उनको इंसिस्ट किया। वो पहले डर रहे थे, पहले नसीर भाई कर रहे थे, नसीरुद्दीन शाह कर रहे थे वो रोल, क्योंकि उनकी गंभीर इमेज बनी हुई थी। और तो रंजीत भाई ने कहा कि आप क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा मेरी इमेज, मैं कॉमेडी, बोला हाँ करी। उसी वजह से जाने भी दो यारों में उनको मिला। अच्छा। और तो तब मैं फर्स्ट ईयर में थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तब मैं आई थी, अपनी भाभी जो रंजीत भाई की वाइफ है, तिशा दीदी बोलते हैं उनका नाम, तिशा, और गुरुशा कपूर जो अच्छी अभी एक्ट्रेस हैं जी, वो 1 साल की थी, मेरी भतीजी है वो। अच्छा जी। 1 साल की थी। तो तब हम लोग पहली बार यहाँ आए थे, तब मेरी मुलाकात पुरी साहब से हुई थी। तो उसके बाद तो नहीं, लेकिन वो दिल्ली में थी मैं, तो वो काफ़ी आते थे वहाँ पर, और इस तरह से एक दोस्ती से प्रेम। तो इनिशिएटिव किसका था, आपका था कि पुरी जी का था? उस जमाने के हम हैं, इनिशिएटिव तो क्या इनिशिएटिव का सोचना भी हमारे लिए पाप होता था। रंजीत भैया से थप्पड़ पड़ेगा। नहीं,
सोच ही नहीं थी, अच्छा, एक्सपोजर ही नहीं था। हाँ, हमारी तो फिल्मों में भी शादी के बाद ना लाइट बुझ जाती थी। हाँ पहले तो और या चिड़िए दो फ्लावर्स आ जाते थे, फूल आ गए, हाँ, तो हमारा तो वहीं पे दी एंड हो जाता था। क्या होता है कि एक्सपोजर जब बच्चे को मिलता है ना, तब उसकी कल्पनाएं आगे बढ़ती हैं, जो उसने देखा होता है उससे आगे होता है। हमारी तो कल्पना ही नहीं थी आगे की। और फिर उस जमाने की लड़की होने के नाते हम खुद पहल करें, सवाल ही नहीं कर। तो बताइए तो सही, ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? बातें बहुत कुछ हो रही है, लेकिन भाई रोमांस को कैसे मिस कर सकते हैं? हे भगवान। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। अब आत्मकथा में रोमांस तो चलेगा। भाई क्या है कि मैं 80 की बात है, 81 की बात है, तो मैं दिल्ली में मैंने एक कमरा किराए पे ले लिया था। ओके। अन्नू भैया मुझे 500 रुपया महीना भिजवाते थे। 150 रुपया मेरा रेंट हुआ करता था, बाकी जो खाना वगैरह का जो है खर्चे वो होते थे। और मैं म्यूज़िक भी सीखने जाती थी। उस वक्त मैंने पपेट थिएटर में नौकरी नहीं की थी जी, और मैं यही तलाश में थी कि मैं कैसे अपने माता पिता का सहारा बनूं। ओके। मदर को मेरी नौकरी मिल गई थी। हाँ। इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, वो सब में आजकल वायरल हो रहा है, तो मैंने ही लिखी थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ से सुनाऊं इंदिरा गांधी की चिट्ठी से? प्लीज सुनाइए ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। हमारे घर में लाइट कट गई थी क्योंकि देने के लिए पैसा नहीं था। चिमनी में हम पढ़ रहे थे, 9th की बात है शायद, 9th 10th की। तो मुझे बड़ा कोफ्त होती थी कि मेरे मदर फादर दोनों इतने पढ़े लिखे हैं। मेरी मदर ने तो उर्दू में MA किया था, फारसी आती थी उनको, अरबिक आती थी वहाँ को मेरे, और नौकरी नहीं है और खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब तो लाइट भी कट गई है ना, हमारे पास ड्रेस नहीं होती थी स्कूल में, तो हम खड़ा कर दिया जाता था वो प्रार्थना में, आप क्यों नहीं पहन के आए? उनको क्या मालूम हमारे पास है ही नहीं, कपड़े ही पहन के आए, वो ही बहुत है। तो ऐसी स्थिति थी। मैं आज ये सोचती हूँ कि हम तो बच्चे थे, मेरे माता पिता जिस फैमिली से आए थे, जहाँ पे मतलब बचपन में मम्मी बाबूजी बताते हैं, थिएटर कंपनी वाले बताते थे कि जो रेजगारी जिसे चिल्लर बोलते थे ना, वो पीपों में भर दी जाती थी, क्योंकि नाटक कंपनी में रेजगारी बहुत आती थी। तो नोट रख लिए जाते थे और सुबह जो फकीर आते थे जी, भीख मांगने वाले, उनको पता था कि कपूर साहब की कंपनी में दान मिलता है। हाँ। तो सूप होता था ना जिससे, हाँ पता है ना, हाँ, साफ करते हैं, हाँ। सूप में भर के रेजगारी रंजीत भैया के हाथ से छुला के, हाँ, और उनको दी जाती थी। जहाँ ये हो, और रेजगारी भी क्या, 5 पैसे 2 पैसे 1 पैसा, उस जमाने में 50 पैसे किलो गेहूं हुआ करता था, कुछ 1 आना 2 आना टाइप से होता, हाँ, था ना, हाँ। 50 पैसे का गेहूं हुआ करता था किलो का, 40 पैसे 50 पैसे किलो। मेरे फादर का एक बहुत अच्छा वो है कि उनको 1 रुपया दिया उनके टीचर ने कि जाके बैंगन ले आओ, तो वो टीचर के लिए चले गए। अब पाव भर शायद सुना नहीं होगा उन्होंने, 250 ग्राम या पाव भर ऐसा सुना नहीं। तो बैलगाड़ी भर के 1 रुपए में बैंगन वो लेके बाबूजी मेरे टीचर के घर पे आ गए। उन्होंने कहा ये क्या है, बैलगाड़ी भर के बैंगन? बोले आपने कहा था। बोले अरे 1 रुपया तूने खर्च कर दिया, उनकी तनख्वाह पूरे महीने की, पूरा बैलगाड़ी भर के। तो ऐसे ऐश्वर्य वाले हम लोग थे। हाँ। और फिर उसके बाद जो समय आया, लेकिन एक था, मेरे मदर फादर बहुत ज़र्फ वाले थे, ज़र्फ हाँ। मतलब बहुत संयम वाले थे, और उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, हाँ। कि अरे हमारे पास इतना था आज ये नहीं है ये नहीं। तो मैं फिर से आती हूँ कि मैं दिल्ली के रूम, हाँ, कि माँ बाबूजी का सहारा बनूं, और बाबूजी बूढ़े भी हो गए थे, और अन्नू भैया स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे में, रंजीत भैया स्ट्रगल कर रहे थे, भले ही वो स्टार नाटक वाले हो गए, लेकिन नाटक में पैसा नहीं।
तो कुछ फिल्में लिखने लगे थे, लेकिन उनका अपना परिवार हो गया था, उनके 2 बच्चे हो गए थे, ये सब चीज़ें थी। तो वो उन बच्चों को भी देखना है, दिल्ली का खर्चा उठाना है, ये सब। तो मैं दिल्ली में, मैंने अनुभव से कहा, अब मैं आज सोचती हूँ कि मुझे भी इतनी अकल नहीं थी, मैं कितनी 18-19 साल की थी, कि स्ट्रगल करने वाले भाई से कह रही हूँ कि मेरे महीने का खर्चा, तो वो 500 रुपया महीना मुझे भेजते थे। कैसे भेजते होंगे मुझे नहीं मालूम। तो मेरे भाई, तीनों भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो वो होता था। अब उसमें क्या होता था कि 500 रुपया महीना है, उसमें रंजीत भाई, मेरी बर्थडे थी, अब पूछ रहे ना रोमांस का, तो आपको मसाला देती हूँ आपके चैनल के लिए। तो क्या था, 40 रुपए किलो का मटन हुआ करता था। अच्छा, 500 रुपए में से 40 गए तो कितने, आपके 500 रुपए में घर चल रहा हूँ, 40 रुपए कितनी बड़ी बात थी। बिल्कुल, उस टाइम तो बहुत बड़ी थी। तो पुरी साहब आ गए। अब मेरा बर्थडे था 12 मई, तो सबकी फरमाइश हुई, मैं मम्मी के स्टाइल का ही खाना बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद है, और मुझे शौक भी है बनाने का भी और खिलाने का। तो साहब हमने मंगवाया गोश्त और बनाया, कोरमा उरमा जो भी है। एक कमरा हुआ करता था मेरा छोटा सा, और उसी में एक स्लैब थी, उसके ऊपर स्टोव रखा हुआ था, उसी पे मुड्ढे पे खड़े होके तो खाना बनाती थी मैं। छोटा सा कुकर मम्मी ने दे दिया था, माँ ने तो झालावाड़ से लेके दिल्ली में। तो वो दिल्ली का एक कमरा मेरा, वही किचन था, वही ड्राइंग रूम था, वही बेडरूम था जी। उसमें 3 मेहमान, रंजीत भाई, अन्नू भाई और पुरी साहब जी, और मैं। खाना वाना खा के दोपहर का टाइम, एक पंखा हुआ करता था बस, और मई में कितनी दिल्ली की गर्मी, लू चल रही है बाहर। लेकिन क्या होता है कि बॉडी की रेजिस्टेंस भी अपने आप, हम जितना एसी में रहते हैं ना, हाँ, उतना हम झेल नहीं पाते हैं। हाँ, तो उस जमाने में वो एक पंखे में भी, अब क्या हुआ, इतना हैवी खाना होता है। उस समय मैं वेजिटेरियन नहीं हुई थी, मैं पिछले 25 साल से मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो खा पी के और सब लोग सो रहे हैं खाना खा के, और अब सोचो यखनी पुलाव बनाया था, मटन बनाया था, रोटी बनाई थी, सलाद था, सब खा पी के तो नींद तो आएगी, और दोपहर का टाइम, गर्मी, बोले नाम पूछ रही थी, तो सब उसी कमरे में, एक ऐसे लेट गया नीचे, एक ऐसे लेट गया, और सब सो गए। मैं भी सो गई। इतने में कान के पास हैप्पी बर्थडे पुरी साहब ने धीरे से बोला, वो तो ताक में होंगे ना। ओके, अब खुल रहा है राज। हैप्पी बर्थडे, जैसे मैंने देखा तो मुझे किस कर लिया। जीवन का पहला किस। और उस जमाने में तो मतलब अभी तो बात करने में ही मुझे इतनी शर्म आ रही है। उस जमाना तो देखो आप, एक तो इतनी कम उम्र, और ऊपर से हम बहुत ही जिस संस्कार के लोग थे, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सब शादी के बाद होता है। तो वो वहां से फिर हमारी तो साइकी भी ये थी कि भाई किसी जिसने छुआ है वही पति होगा, है ना। तो बस वहां से तो ये आपने अपने घर वालों को बताई होगी? अरे पागल हो क्या। तो फिर पता कैसे चला? यही तो मुझे जानना है। मुझे घर वालों को ऐसी चीज बताई जाती है, अभी भी नहीं देखेगी ये इंटरव्यू। वही तो मुझे जानना है। मेरे अन्नू भैया बड़े ट्रेडिशनल, और मेरे बड़े भाई बड़े ट्रेडिशनल से हैं, भले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ जाए। लेकिन पता कैसे चला कि पुरी जी ने आपको टच किया है, वो मैं जानना चाहती हूँ। ये फैमिली तक कैसे पहुंचा? नहीं, फैमिली तक ये थोड़ी पहुंचा कि पुरी साहब ने किस किया, ये थोड़ी पहुंचेगा। ये है कि उनको लग रहा था कि ये बार बार आ रहे हैं। आंखें सबकी होती है, घर में जवान बहन हो तो पता पड़ता है कि भाई कोई पसंद कर रहा है। तो इस तरह से उनको वो लगा। और फिर पुरी साहब शरीफ इंसान थे, भले ही बाकी लोग ये बोल रहे थे कि भाई एक तो 10-11 साल मुझसे बड़े थे, फिर बहुत सारे चेचक के दाग थे, तो पतले थे तो और भी ज्यादा दिखते थे। फिर स्ट्रगल कर रहे थे जी, बुरी हालत थी।
तो ये तीनों चीजें किसी के भी घर वालों को लड़की के लिए पसंद नहीं आई। जी जी बिल्कुल। उम्र, चेचक के दाग और नो जॉब, और खानदानी तरह से भी कोई पैसे वाले नहीं, कुछ नहीं जी। और जॉब भी उनका क्या, एक्टिंग करनी है। हाँ। तो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी नाम इनका होगा या कभी ये पैसे कमा सकेंगे। तो मेरे तो छोटे भाई और उसके दोस्त तो मुझे चिढ़ाते थे कि आपका ये हाल होने वाला है, इनको मिलेंगे तो ये रोल ही मिलेंगे ये कोई वो तो बन नहीं पाएंगे। आप आया करोगी, हमसे शक्कर दे देना एक कटोरी कटोरी दाल दे देना, हम बनाएंगे। वो बड़ी चिढ़ती थी उस बात से। तो इस तरह से, लेकिन मेरा जो था वो शुद्ध प्रेम था, क्योंकि उसमें ना तो ये था कि ये बहुत हैंडसम है, ना उस वजह से ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास भविष्य था उस वक्त। तो फिर तो सिर्फ प्रेम ही होगा, या कार्मिक कुछ रह गए होंगे पिछले जन्म के मेरे उनके कुछ। बट जो भी हो, पुरी साहब की पर्सनालिटी जो थी वो दिखती थी फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में जैसे भी तो ऐसे थे एकदम। हाँ, एकदम सलाई की तरह थे, सीख कोई ना कोई कनेक्शन तो बैठा ही होगा, क्योंकि जोड़ियां तो ऊपर वाले ही बनाते हाँ, बनाई है, तोड़ भी थी ऊपर वाले ने बहुत बुरी तरह से। कोई नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए थी। तो कोई तो एक तरह से अनऑफिशियली आपकी लव मैरिज थी। अनऑफिशियली, इसलिए मैंने बोला अनऑफिशियली, नो ऑफिशियल। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी तरफ से था, नो इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। अब सीमा जी, लोग ये जब किताब रिलीज हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा जो बातें की जा रही है वो पुरी साहब और आपके रिश्ते को लेकर बातें की जा रही हैं। तो मैं भी थोड़ा जानना चाहूंगी इस बारे में। ये जो अलगाव था उसका रीजन क्या था? क्या वही जो आपने हर जगह मेंशन किया है, चीटिंग शब्द अभी उनके साथ वो चले गए हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो आप हेडलाइन बनाएं चीटिंग। जी जी। जो हो गया उस जाहिर है कि हमारी शादी हुई, सपने भी हमने देखे ही होंगे, और क्योंकि आप 79 से लेके 90 में हमारी शादी हुई, 11 साल का प्रेम दोस्ती। उसके बाद जब शादी का कोई निर्णय होता है तो ये होता है कि अब ये जिंदगी भर निभाना है। बिल्कुल। तो हम जिस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, वहाँ पे ऐसे आज शादी है, कल टूट गई, कोई बात नहीं, कल फिर कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, वो वाला तो है नहीं। मैं उसको जो करते हैं उनको मैं गलत नहीं ठहरा रही हूँ, उनकी अपनी वो है, लेकिन हमारी जिंदगियों के फिक्सेशन है, यूँ समझो। तो शादी हुई, शादी के बाद 1-1.5 साल के लगभग उनकी जिंदगी में नंदिता चौधरी आ गई। कैलकाटा में सिटी ऑफ जॉय की शूटिंग के दौरान वो उनका इंटरव्यू लेने आई थी, और मेरा इंटरव्यू लेके चली गई जिंदगी का। और फिर उसके बाद उन लोगों में अफेयर हो गया, जो भी संबंध हुए होंगे जी। अब उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बहुत इनसिक्योर हो गई। उनकी ढेर सारी चिट्ठियां जो पुरी साहब मेरे पास छोड़ के गए, और उसमें ये था कि अब क्या होगा। ये एक इनसिक्योरिटी तो उनको रही होगी, क्योंकि पत्नी की हैसियत समाज में ज़्यादा होती है, कानून में ज़्यादा होती है, तो वो बहुत इनसिक्योर हो गई। तो प्रेशर पुरी साहब पे पड़ने लगा, गिल्ट में भी आ गए। उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा था कि सीमा तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि उनकी और मेरी जिंदगी बहुत सिमिलर है। जो हम जिस तरह का संघर्ष हमने लाइफ में देखा है, जो स्ट्रगल हमने देखा है, भुखमरी देखी है और जो देखा है, तो जो इस तरह के झंझावातों से होकर गुजरता वो स्ट्रांग तो हो गई, लेकिन स्ट्रांग होने का खामियाजा मैंने भुगता। उन्होंने कहा तुम स्ट्रांग हो, तुम झेल जाओगी, वो बहुत वीक है, वो नहीं झेल पाएगी। अच्छा। तो अब मेरे पास तो कोई वो था नहीं। मेरे भाई वगैरह चाहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और भारत में तलाक जो है ना कानूनी तौर पे
आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने उसको आसान बना दिया। मैंने कहा एक व्यक्ति तो खुश रहे। मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लड़नी है। अच्छा, लड़के किसी को हासिल करने का क्या मतलब है, आप बताओ ना। मैं आपको प्रेम ही नहीं रह जाता, फिर प्रेम नहीं रहता है। आप उसका शरीर आप कानूनी तौर पर आपका रहेगा, हाँ, उसका घर आपका रहेगा, जायदाद आपकी रहेगी जी, वो व्यक्ति नहीं रहेगा। बिल्कुल। और मुझे तो व्यक्ति से प्रेम हुआ था ना तो उनके पास तब घर था, ना उनके पास कोई अच्छी वो था। तो अब पता नहीं ये सही था या गलत था जो भी मैंने किया, लेकिन मुझे तो वो आज भी सही लगता है कि मैंने लड़ाई नहीं लड़के किसी तरह का नाटक नहीं किया। ना मैं उस नंदिता को कभी उस समय मिली कि मैं लड़ने जाऊं उनसे, उससे कोई लेना देना नहीं था। और मैंने माँ से कहा अपनी कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है। उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन वो लाए थे। हाँ। जी। तो मैंने कहा मैं लड़ूंगी नहीं। तो मैं कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा मुझे लड़ना नहीं, क्योंकि छीछा ले दो, झूठे झूठे इल्जाम, झूठे झूठी चीजें। तो माँ मेरी बोलती थी, भली मार कबीर की चित से दिया उतार। बेटा चित से जिसे उतार दो ना, इससे बड़ी मार कोई नहीं हो सकती। सही बात। तो मैंने ये कोशिश की कि उनको चित से उतार दूं। मैं कोई उनके लिए ना कभी मैं प्रेस में गई, ना मैंने उनका कभी वो किया। जिसका उसके 14 साल बाद जब उन्होंने नंदिता से शादी भी कर ली, उसके बाद वो इतने अपने आप में बोले मैं गिल्ट की वजह से जी नहीं पा रहा था। और फिर उसके बाद वो बीमार हुए। बीमार हुआ, उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। मेजर ऑपरेशन जिस दिन था उनका लंदन में, उस दिन रात को, नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, उस दिन रात को उन्होंने, हमने 90 में शादी की, 90 में हमने तलाक हो गया। उसके बाद इन्होंने मुझे लंदन से फ़ोन किया रात को कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादती की, मैंने बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ। तो मैं भी अब क्या है कि देखिए कुछ भी हो, एक दोस्त थे मेरे, पति थे मेरे जी, तो और माफ़ी मांग रहे, एक तो एज में बड़े जी, अगर वो नहीं भी मांगते तो भी मैं क्या कर रही थी, क्या कर लेती, कुछ नहीं हो चुका था। रो के मुझसे माफ़ कर दो सीमा। मुझे उनके शब्द इतने थे, माफ़ी अलग अलग ढंग से मांग रहे थे कि मैं द्रवित हो गई। मुझे लगा, बोले मुझे पता नहीं है कि कल मैं ऑपरेशन के बाद बचूंगा या नहीं बचूंगा, और मैं यहाँ अकेला हूँ, सेक्रेटरी है मेरा बस। तो अकेला महसूस कर रहे थे और उनको ये गिल्ट था कि उन्होंने गलत किया था मेरे साथ। बच्चे को भी याद कर रहे थे जो नहीं रहा था। हाँ। तो वो सारी चीज़ें जो थी, मैं भी रोने लगी। मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करूँगी, आपको कुछ नहीं होगा। और शायद मेरी प्रार्थना भगवान ने सुनी, उनको कुछ नहीं हुआ। फिर उसके कुछ महीनों के बाद वो आए और उनकी अच्छे से केयर नहीं हुई थी, जो क्योंकि वो बिल्कुल बेड रिडन थे जी। और दूसरा शायद वो गिल्ट और मेरा उनको नाराज़ नहीं होना। वो कहते थे तुम लड़ लेती तो बहुत अच्छा रहता, शांति मिल जाती उन्हें। आदमी क्या होता है कि आपने मेरे साथ कुछ किया और मैंने लेके थप्पड़ मार दिया, बराबर हो गया ना। तो उन्होंने कहा कि तुम लड़ी नहीं ना, वो हॉन्ट कर रहा था। मैंने कहा वो माँ ने सिखाया, भली मार कबीर की चित से दिया था। और मेरी मदर उनको चींटियों भरा कबाब बोलती थी। कबाब अच्छा। तो है, चींटियों से भरा है। अच्छा। ना खा सकते हो और मुंह में पानी अलग आए। देख के कह रहे भाई है, वो नाम ही रखा हुआ था और खुद भी बोलते थे, हंसते थे। अच्छा। माँ मुझे चींटियों भरा कबाब, माँ मैं आ गया चींटियों भरा कबाब। अच्छा अच्छा। चींटियां ही चींटियां भरी हुई थी। तो इस तरह से फिर वो जिंदगी में आए और आखिरी तक वो रहे। लेकिन वो जो दौर था वो हमारे लिए बड़ा कठिन दौर था, मेरे और पुरी साहब के लिए। क्योंकि नंदिता एक के बाद एक केस हम पे डाल रही थी, क्रिमिनल केस। अब सोचो कि पुरी साहब और मैं सिर्फ परेशान करने के लिए, क्योंकि पुरी साहब ने कहा कि सीमा ये ऐसे जीने नहीं देंगी,
तो डिवोर्स के लिए चले गए थे। उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया था नंदिता के लिए। उनको जुडिशियल सेपरेशन भी मिल गया था। अच्छा। और आने से पहले ना, जब वो लाइफ में आने से पहले उन्होंने क्या था, उनके नर्व्स 50% डैमेज थे। अच्छा। नर्व्स जो है, उस वजह से उनका हाथ कांपता था। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से लिख के पॉइंटर्स बना बना के दिए कि वो उन्होंने इन सालों में क्या क्या अपनी जो मैरिड लाइफ में क्या क्या तकलीफें देखी। तो वो पॉइंटर्स मैंने किताब में नहीं डाले, लेकिन वो हैं मेरे पास। उनको देख के मुझे ये लगा कि ये पुरी साहब जो हैं वो क्रिटिसिज्म के हकदार नहीं हैं, वो सिंपथी के हकदार हैं, वो हमदर्दी के हकदार हैं। और उसके बाद तो बस हम लोगों ने जो जो केस झेले हैं, मैं और पुरी साहब, हम क्रिमिनल कोर्ट में खड़े रहते थे, जहाँ पे जेब कतरे भी हैं, हत्यारे भी हैं, और किस किस तरह के लोग हैं उनके बीच में हम खड़े होते थे। तो वो उससे झेल नहीं पा रहे थे, एक के बाद एक वो जो मेंटल प्रेशर, मेंटल, और ये देखो ना, बीमारियां, मेंटल प्रेशर, एवरीथिंग। हाँ, कि आप कोर्ट में खड़े हुए हो, ओमपुरी हाजिर हो, सीमा कपूर हाजिर हो, ये झूठे झूठे केसेस लगा के, और आप वो कर रहे। अच्छा, वो इसलिए नहीं बोल पाते थे क्योंकि उनको अपने बच्चे से बहुत प्यार था, ईशान से, और वो ही जो है सबसे बड़ा कारण बना उनके सब कुछ झेलने का, ये प्रेम जो है। तो फिर वो इसलिए ड्रिंक ज़्यादा करने लगे थे। फिर बोलते थे इतना पैसा कॉम्प्रोमाइज़ करने में उनको दे दिया है, हम लोग क्या खाएंगे बुढ़ापे में, हम लोग कैसे रहेंगे। वो वाली भी उनको इनसिक्योरिटी होती थी, जबकि मैं कहती थी भाई मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं नहीं, हमें कुछ सिंपल साधारण जीवन जीते हैं हम, दाल रोटी खाते हैं, आप भी वेजिटेरियन हो गए हो आधे, तो मैं भी हूँ, तो हमें इतना ज़्यादा, और इस एज में ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। मेरी एक सहेली है, उनको इस एज में बहुत बड़ा घर मिला, पूरी ज़िंदगी वो तड़पती रही कि बड़ा घर। पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो वो एक रूम मिला हुआ था उनको जी, और एक किचन मिला हुआ था जी, क्योंकि बड़ी सी कोठी थी। तो उनको लगता था कि नहीं, मेरी अपनी बड़ी कोठी होनी चाहिए। हाँ। अब बुढ़ापे में कोठी हो गई। हाँ। अब वो बोलती कि बेडरूम से किचन तक जाने में मैं थक जाती हूँ। वो जितना बड़ा घर उतना बड़ा अकेलापन। नहीं, और इस एज में वही इस एज में क्या होता है कि हर चीज जो ऊपर वाला आपको देता है ना, आपके उसके हिसाब से हाँ। छोटा घर हो, छोटा, इसकी वैल्यू मुझे कोरोना पीरियड में समझ में आई, इस छोटे से घर की। जब मैं झालावाड़ में थी, बहुत बड़ा घर, मैं, ये मेरी पेट सखी और मामा, हम 3 लोग बस। घर खाने को दौड़ता था। बड़ा घर ना, भयानक हॉन्टेड हाउस लगता था, कि भुतहा घर लगता था। तो मैं मिस करती थी कि कॉम्पैक्ट सा, हाँ, जहाँ कम से कम खिड़कियों से आपको शक्लें तो इंसान की नजर आए। हाँ, कोरोना पीरियड में बहुत मुश्किल था, लोग घर के अंदर। हाँ, और फिर आप इतने बड़े घर को मेंटेन करना, सफाई रखना, ये बहुत, तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी बुढ़ापे की। हम लोग कोई बहुत ज्यादा, पुरी साहब भी बहुत सिंपल और उस तरह का जीवन जीने के कायल थे। वो शुरू से बहुत सिंपल रहते थे, और मैं भी, क्योंकि जो एज में उस तरह के अच्छे कपड़े पहने, वो तो एज अभाव में गुजार दी। अब इस एज में क्या कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, बस वाला हिसाब था हमारा। लेकिन वो कचहरियों ने और कोर्ट ने और लोगों के जो गुस्से में जो व्यवहार करते हैं, उसकी वजह से वो ना तो पूरा हो पाया, और वो उस तरह से चले भी गए। तो ये है कहानी पुरी जी की। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ जी, पुरी साहब मेरी ज़िंदगी का 15% है जी। 85% इस किताब में बहुत कुछ है। बिल्कुल, मैंने चैप्टर्स देखे।
बिल्कुल। इसमें बहुत एक ऐसी महिला की कहानी है, और ऐसी नहीं, मैं अकेली ही नहीं हूँ, इसमें थिएटर कंपनी की बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो उनके सामने सती साध्वियाँ भी कमज़ोर हैं। मेरी माता जी की कहानी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग महिला थी। ऐसी कितनी अनगिनत औरतों की इसमें महिलाओं की कहानी है, नारियों की, स्त्रियों की। सीमा जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से चीज़ें बताई, और मुझे जो आपने रोमांस वाला बताया ना, वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लोग बातें कुछ और कर रहे हैं, लेकिन भाई वो एक प्यार की शुरुआत भी तो थी जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की। आपके ऊपर इतना बीता, शादी के 1 साल में डिवोर्स भी हुआ, नहीं हुआ, मिसकैरेज हुआ, बचपन की कुछ आपने बातें बताई, किस तरह से आपने मैनेज किया मेंटल हेल्थ को? आप क्या होता है ना कि एक जो हम सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं ना, वो दुनिया के लिए स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारे अंतर्मन में जो चल रहा होता है उसे कोई तीसरा नहीं या दूसरा नहीं फील कर सकता। नहीं, अब जब ये किताब एक साथ, क्या होता है कि ज़िंदगी आप जी रहे होते हैं, तो एक घटना हुई, 6 महीने बीत गया, उसका असर कम हो गया, ख़त्म हो गया। जी। लेकिन जब एक साथ वो होता है, तो आपको लगता है, अरे आपने ये झेला, आपने ये झेला, क्योंकि आप है ना लगातार झेलते 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 आप चले आ रहे हो, पीछे का पीछे रह गया, नए चैलेंज सामने आ गए। कभी नौकरी की समस्या आ गई, कभी रोटी की समस्या आ गई, कभी शादी की आ गई, कभी बच्चे की आ गई, कभी माता पिता नहीं रहे, उनकी आ गई। तो आप है ना डील करते करते आपको यही नहीं कि आपने क्या क्या झेल लिया, क्या क्या झेला, क्या क्या फिर खोया। एक केस हो गया तो आप उसका ही ढूंढ रहे हैं कि ये झूठा है, इसको कैसे क्या करें, तब तक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, और आप शुरू में तो डर ही लगता है, केसेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनके पास तो पुरी साहब का बहुत पैसा था, मुझे तो अपना पैसा लगाना पड़ता था वकीलों को देने के लिए। तो जब आप एक साथ ये 400 पेज में जब देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ऐसे कैसे झेल लिया। उसको झेलने के पीछे जो मुझे लगता है, अगर मैं एनालिसिस करूं, तो मुझे ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही मेरे ऊपर जी। मुझे जब जब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसने उस वक्त वो प्रोवाइड की मुझे। जैसे जब मैं गरीबी से जूझ रही थी, जब जवान हो रहे होते हैं तो आपको अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती, उस वक्त मुझे मार्क्सिज्म ने संभाला। मुझे किसी ने किताब दी, हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड, ओके, अग्नि तीक्षा। वो पढ़ के मुझे लगा कि दुनिया में बहुत सारे गरीब हैं, सर्वहारा वर्ग हैं, जो मार्क्सिज्म बोलता है, समाजवाद बोलता है कि बहुत सारे लोग हैं गरीब, उनकी बात कहता है जी। तो मुझे लगा कि मार्क्सिस्ट बन के आप समाज को सुधार देंगे, आप है ना, सबकी इकोनॉमी की बात करता है समाजवाद, तो हम उस लड़ाई में लग गए। तो हमारी एनर्जी, हमें शर्मिंदगी नहीं हुई अपनी गरीबी से, अपने फटे कपड़ों से। उसके बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हुए, हम नौकरी करने लगे, फिर आ गई शादी, और शादी के बाद इमोशनल क्राइसिस, है ना, और सामाजिक बहुत इम्पोर्टेंट, सामाजिक, आर्थिक और फिजिकल भी, क्योंकि बच्चा का लॉस हो गया था, और मेंटल, ये सब हुआ। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या करूं। अच्छा, मैं रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोऊं तो अन्नू भैया नाराज़ होंगे, अन्नू भैया लड़ने चले जाएंगे, मैं रोऊं तो मेरी माँ और दुखी हो जाएंगी। और उन्होंने 1 साल पहले ही बाबूजी को खोया था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं उनकी मैं कॉमेडियन थी, और मैं ही रोऊंगी तो कैसे चलेगा। उस समय मुझे मेरी लाइफ में ओशो आए। अच्छा। ओशो को मैंने पढ़ा। ओशो की वजह से मैंने पूरे धर्मों का, जितने भी हम, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, ये मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे इतनी ताकत मिली। मैंने कहा, ये जो है ना, ये सारे दुख हमारे बनाए हुए हैं। ईश्वर कोई इंसान तो है नहीं कि उससे गलती हो, है ना, वो एक सत्ता है, वो पूरे यूनिवर्स को संभालता है, वो हम सबका मालिक है।
वो अगर कोई निर्णय लेता है तो गलत तो नहीं लेगा। बिल्कुल। तो उसने तो सही दिया जो दे रहा है, हमने उसको गलत ढंग से लिया, उसने मुझे ताकत दी और मुझे अपने इन चीज़ों से डील करने का, मैंने कहा नहीं, स्वीकार। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है तो तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, ख़त्म ही हो जाती हैं। वो चीज़ें ने मुझे बड़ी अंदर से, जब आप आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं और ऊपर वाले का जो भी दिया है उसको आप शुक्र अदा करते हैं, बस फिर क्या है, फिर क्या है, कट गई लाइफ, कट गई लाइफ। भाई देखिए, दो चीज़ें, दो छोर हैं ज़िंदगी के। आप पैदा हुए जी, आपसे पूछा गया था कि पैदा होना चाहती हो कि नहीं? याद भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। किसी को पता नहीं को नहीं पता। किसी से पूछ के कोई पैदा नहीं होता। बिल्कुल। पैदा होते हैं। हाँ। मृत्यु जब आएगी, मौत, आपसे नहीं पूछा जाएगा, किसी से नहीं पूछा जाएगा, वो आएगी। ये दो इम्पोर्टेंट चीजें खुदा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। तो आपको क्या लगता है ये जो बीच का हम जिंदगी जी रहे हैं वो आपके हाथ में? बिल्कुल नहीं। मैं जब तो नहीं इतने मानती। दो छोर, जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट छोर वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे कार्मिक अकाउंट है। मुझे पता नहीं मजबूत करने के लिए वो इतने गम देता है, झटके देता है कि मैं प्रेरणा बनूं, मेरे घर के लोगों की प्रेरणा बनूं। मेरे भाई वगैरह तो जब उदास हो जाते तो सबसे पहला फ़ोन मुझे ही करते। अब तो करोड़ों की प्रेरणा बन चुकी है आप इस बुक के थ्रू, पहले भी थी, लेकिन ये जब ये लोग बुक पढ़ेंगे तो करोड़ों की प्रेरणा बन चुकी है। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी कि अगर कोई डिप्रेशन में है, अपने गमों को लेके, अपनी तकलीफ़ों को लेके, और उसको प्रेरणा मिले और वो उसमें से वो हो जाए इस किताब को पढ़ने के बाद कि भाई इस ऐसे भी निकल जाते, यूं गुजरी है अब तलक, ऐसे भी गुजर जाती है और ऐसे भी हंसते रहते, हेल्दी बैठे हुए, कोई दवाई नहीं लेते। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छी चीज आपने मुझे बता दी। इस एज में ना बीपी की दवाई चल रही है, ना डायबिटीज की चल रही है, कोई दवाई नहीं चल रही। बहुत सही है। तो और क्या चाहिए ऊपर वाले से? जबकि इतना स्ट्रेस था, जबकि इतना स्ट्रेस, अभी देखती हो तो सोचती हूँ कि अरे इतनी गोलियां खानी चाहिए थी। तो नहीं, अब इतनी गोलियां तो हमारे जैसे लोग खा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप खा रही हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। बट अब आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल, ये सवाल के बिना तो इंटरव्यू क्लोज ही नहीं हो सकता। मैंने आपकी माता जी को नहीं देखा है, राइट? आपने उनकी खूबसूरती बयान की और मैंने सुना और मैं इमेजिन कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरे सामने बैठी हैं, आपका स्किन टोन जो ग्लो है, सब कुछ, और जो आपने दवाइयों वाला राज अभी खोल दिया है, ये सब मतलब मुझे बिल्कुल जानना है कि कितने प्रपोजल मिले थे इंडस्ट्री से, ये बताइए। जब आप अकेले थी, जब ओमपुरी जी नहीं थे, शादी के बाद जब अकेली थी, देखिए वो दौर होता है ना? उस समय आपकी नई नई शादी हुई थी, एकदम यंग एज में आप होंगी, और जो खूबसूरती मुझे आज दिख रही है वो उतने साल पहले कुछ और होगी, करेक्ट है ना? ये तो नेचर है, ये तो नेचर है कि आदमी जब जवान रहता है तो ज्यादा खूबसूरत दिखता है ना? तो कितने प्रपोजल मिले थे, जरा ये राज भी खोलिए आज। बहुत सारे। जैसे कुछ तो घर वालों ने कि भाई कर लो, कुछ लोग फालतू में अप्रोच करते हैं, उनको लगता है कि डिवोर्स हो गया अब तो अवेलेबल होगी, तो वो हर्ट करता है। किसी भी स्त्री को जब वो अपने दुखों से गुजर रही होती है, किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया होता है किसी और के लिए, उस वक्त उसको सांत्वना की ज़रूरत होती है, उस वक्त उसको गलत दृष्टि की ज़रूरत नहीं होती। प्रपोजल काफ़ी मिलते थे, लेकिन एक शेर कह के इंटरव्यू ख़त्म करती हूँ। बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है जी, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। मकाम बोलते हैं जगह को, जी, मंजिल को। जी, फैज़ अहमद फैज़ का, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से, कुए यार बोलते हैं प्रेमी के घर से, और सुएदार बोलते हैं फांसी को। अच्छा। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। वहां से निकले हैं, अब वहीं जाएंगे। सही है, सही है, सही है, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आ गया आपसे। मतलब मुझे तो ऐसा लगा ना कि मैं बैठ के कहानियां सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।